हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। सेनेट इलेक्शंस अगले माह के दूसरे हफ्ते में होने हैं, तारीख भी आती ही होगी, मगर जो क़ज़िया है कि ये ओपन वोटिंग हो या जो कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक दिया गया है सीक्रेट बैलेटिंग हो, उसके बारे में ज़ाहिर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ है। एक ऑर्डिनेंस भी हुकूमत का आ चुका है और अपोजिशन इस पर सीख पा भी है। हुकूमत बहरहाल कह रही है कि ओपन वोटिंग कराने के लिए वो कमर बस्ता हैं। मगर आज ARY न्यूज़ चैनल पर 2018 मार्च में जो इलेक्शंस हुए थे सेनेट के, उसकी कुछ वीडियो सामने आई। उस वक्त भी ये बात सामने आई थी कि तकरीबन 20 के करीब PTI के MPAs ने पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट दिए, जिसकी बिना पर पीपल्स पार्टी, जिसके उस वक्त KP असेंबली में सिर्फ 7 मेंबर थे और एक सीट के लिए 9 मेंबर चाहिए होते हैं, वो 2 सीटें ले गई थी और तीसरी सीट भी लेते लेते रह गई थी। तो उस पर ज़ाहिर है बहुत तूफ़ान मचा है कि ये कैसे हुआ कि पीपल्स पार्टी ऐसी सीट ले गई। लेकिन आपको पता है सियासत के गुरु आसिफ अली जरदारी साहब उस वक्त ताज़ा फारिग हुए थे बलूचिस्तान की हुकूमत को गिरवा कर, और वो भी एक लंबी दास्तान है जो पहले भी बताई जा चुकी है बहरहाल। लेकिन उस वक्त वो क्योंकि गुड बुक्स में थे तो इनाम के तौर पर उन्होंने ये 2 सीटें भी जीत लीं जो जिसके वो अहल नहीं थे। उस वक्त ये बात तो सामने आई थी, कुछ PTI के मेंबर्स ने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की जिसमें उन्होंने कुरान भी उठाया और कहा कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की थी। मगर आज जो ARY पर वीडियो सामने आई हैं उसमें कम से कम PTI के 2 अरकान और पीपल्स पार्टी के जो हैं मोहम्मद अली बाचा साहब, उन्होंने भी कुछ बातें की है जिसकी तफसील वसअत के पास है। उसके बारे में बताएं सर। अच्छा, पहला सवाल जो है वो ये है कि ये वीडियो किसने बनवाई थी और इस वक्त क्यों रिलीज़ की गई है। इसमें वीडियो में जो बातें हुई हैं वो सारा दिन चलती रही हैं, इस पे के कुछ अलग जो पहलू हैं वो भी डिस्कस करेंगे। एक तासुर ये है कि जिसने पैसे दिए उसने वीडियो बनवाई ताकि रिकॉर्ड रहे, कोई MPA बाद में मुकर ना जाए। रसीद तो नहीं ले सकते। अच्छा, अगर उसने वीडियो बनाई है तो वो क्यों रिलीज करेगा, और वो भी 2 साल बाद। और अगर PTI की हुकूमत ने ये रिलीज़ की है तो वो क्या उसके मकासद हैं एन कुछ दिन पहले 2.5 साल पुरानी वीडियो रिलीज़ करने के। तो मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू में आगे चल के इसका भी जवाब हासिल की। अच्छा, इसमें वीडियो में जो मौजूदा वज़ीर क़ानून थे खैबर पख्तूनख्वा के सुल्तान खान साहब, उनकी भी शक्ल दिखाई गई है कि, और उन्होंने जो रिज़ाइन किया है वो बड़ा न्यूट्रल किस्म का है। हाँ, मोहम्मद खान साहब ने रिज़ाइन किया। उन्होंने कहा कि जी क्योंकि आज एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है मीडिया पर जिसमें मेरा नाम लिया गया है, ये उन्होंने कहा है, आई एम बीइंग मेंशन्ड, तो ये मेरा इखलाकी फ़र्ज़ है और मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं कबीना से विथड्रॉ करूँ। और फिर ज़ाहिर ये कहा है कि मैं कमिटेड टीम मेंबर हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, और मैं अपने आप को किसी भी किस्म की इंक्वायरी के लिए पेश करने के लिए तैयार हूँ, एंड आई एम कॉन्फिडेंट इंशाल्लाह जस्टिस विल बी डन एंड आई विल बी एबल टू क्लियर माय नेम। यहाँ पर हम ये भी जिक्र कर लें कि 2 साल पहले जब ये वीडियो हैंड हुआ था PTI के साथ, तो उस पर कुछ एक्शन भी लिया गया था और ये भी बात की थी मेरा ख्याल है शायद इमरान खान साहब ने कि हमारे पास वीडियोस या इस किस्म का कोई सबूत भी है। तो कितने लोगों को वहाँ से 20 लोगों को फारिग किया गया था, जिसमें 5 ख़वातीन MPAs थी और 15 जो हैं वो मर्द MPAs थे। मगर सुल्तान मोहम्मद खान साहब के बारे में बात हो रही है कि इनका नाम उस वक्त कहाँ था, क्योंकि उस वक्त ये PTI में नहीं थे। उस वक्त ये शेरपाव साहब की जो जमात है जमहूरी वतन पार्टी, उसके मेंबर थे। जब ये वीडियो बनी, जब सेनेट के इलेक्शन हुआ 2018 में, तो उस वक्त ज़ाहिर है PTI अपने लोगों के साथ कंसर्न थी। हो सकता है ये वीडियो उस वक्त सामने ना आई हो, लेकिन ज़ाहिर है ये वीडियो आपने जैसे कहा कि उसी के पास होगी जिसने ज़ाहिर इंश्योर करना था कि वोट जो हैं हमारी पार्टी को पड़े, अगर हम इतने करोड़ रुपए दे रहे हैं। अच्छा, और अगर सुल्तान खान वज़ीर क़ानून बाद में बनते हैं तो इसका मतलब है कि खुद PTI वालों ने भी ये वीडियो पिछले हफ्ते ही देखी होगी, वरना काहे को सुल्तान खान साहब जो वीडियो में नजर आ रहे हैं वो बनते या आज देखिए। ये सवाल भी पैदा होता है। आज देखिए फराज साहब फरमा रहे थे अभी कि जी
वज़ीर आज़म को काबीना के इजलास में जब ये खबर का पता चला तो उसके बाद उन्होंने फिर ये वीडियोस देखी हैं। उन्होंने ये वीडियोस पहले नहीं देखी थी, मतलब दैट्स द ऑफिशियल वर्जन। ठीक है। अच्छा, जो मेन कल्प्रेट जिसे बताया जा रहा है वो है ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के, जिसके 7 अरकान थे, 7 अरकान पे एक सीट भी नहीं बनती, चे जाए कि उन्होंने 2 सीटें आराम से निकाल ली। उस ज़माने में ये जो पार्लिमानी लीडर थे जी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पीपल्स पार्टी के, वो थे मोहम्मद अली बाचा। मोहम्मद अली बाचा की वीडियो भी असल वीडियोज़ ये बेसिकली जोड़ी गई है, तो मोहम्मद अली बाचा की जो वीडियो है वो भी इसमें दिखाई गई। तो पहले उन्हें सुन लेते हैं कि वो अपने डिफेंस में क्या कह रहे थे। ये अभी मुझे नहीं पता कि लोगों की गड़ी है या किताबें या क्या मसला है, अभी मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ है। सर आप रहम फरमाएं। देखिए बात सुने ना जी, बात सुने मेरी जी। लोग जो दूसरों को देते वो इस तरह इस अंदाज में बैठते या इस अंदाज में देते पैसे। हाँ, अगर या मैं कोई अरबपति हूँ या करोड़पति हूँ कि मैं वोट खरीदूं ये। अच्छा नहीं, लेकिन ये कि यहाँ पर सवाल यही उठता है, ये जगह कौन सी थी जहां पर आप बैठे हैं? आप कम से कम जगह तो पहचान सकते हैं। चले इस वक्त ये आप मफरूजे को रखें कि यहाँ पर टेबल पर कुछ नहीं है, लेकिन जगह पहचाने कि आप यहाँ पर किस जगह पर बैठे हुए हैं, बराजमान कहाँ पर हैं आप? जगह अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि जगह भी हमारी वहाँ काफी केपी हाउस में मीटिंग्स होती थी, एमपी हॉस्टल में मीटिंग्स होती थी, असेंबली के चैम्बर्स में मीटिंग्स होती थी। अभी ये मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट कौन सी जगह है। जो इसकी व्यू आप चेक कर ले, और जो दूसरी हॉल से जो है जो पैसे ले रहे कोई, इस व्यू में और इस व्यू में बिल्कुल टोटली डिफरेंट वो है, दोनों की डिफरेंट व्यूज है ये। अच्छा, अब यार ये मतलब किताबें तो कहीं से नहीं लग रही। अच्छा वो तो चले, जाहिर है सबको ही वो लग रहे हैं, नोट लग रहे हैं। देखिए इनका ये पॉइंट जो है ना, इस पे ज़रा गौर करें कि 2 टोटली डिफरेंट वीडियो आज रिलीज़ की गई, इसलिए कि ये जो कॉर्नर है जिसमें एक आदमी बैठा हुआ है जिसका नाम मोहम्मद अली बाचा है, वो कॉर्नर किसी और जगह का लग रहा है। और अब जो वीडियो दिखाई जाएगी वो बिल्कुल एक डिफरेंट माहौल की है। उसमें जो एक साहब हैं MPA उबैदुल्ला मयार, जो कि उस वक्त निकाले गए थे 20 में, उन्होंने इस वीडियो के बारे में कुछ नई बातें बताई कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये जगह क्या है और ये पैसे क्या हैं। तो पहले उन्हें भी सुन लेते हैं, फिर गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल ये वीडियो जो है ठीक है, और इस वीडियो में कोई शक ही नहीं है। ये वीडियो जो है ये PTI के हुकूमत ने बनाई है, और चीफ मिनिस्टर के कहने पर और उस वक्त के स्पीकर हाउस में ये वीडियो बनाई गई है, और चीफ मिनिस्टर के कहने पर और स्पीकर के घर पर, और फिदा मोहम्मद खान सेनेटर ने पैसे जो थे सारे MPs को 1-1 करोड़ रुपए दिए थे उस वक्त। ये तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये आप पैसे ले लें, ये आपके इलेक्शन के लिए पैसे हैं, अगर आप पैसे नहीं लेंगे तो आपको टिकट नहीं दिया जाएगा, तो ये आप ले लें, ये पार्टी पॉलिसी है, और ये आप रखे से सारे MPs को, ये तो सारे MPs सब MPs को बुलाया गया था, 17 MPs को इन्होंने एक रूम में जमा किया था। अच्छा, ये तो वीडियो इन्होंने पूरी वीडियो नहीं दिखाई ना। ये पैसे हमें किसने दिए? हमें दिए गए थे पैसे, और इसलिए दिए गए थे कि आप इस पर इलेक्शन लड़े, और इसके अलावा आप अपने पार्टी के जो सेनेटर हमने खड़े किए उम्मीदवार जो हमने कहीं से ढूंढ के लाए हैं पैसों वाले लोग, तो ये पार्टी को सपोर्ट करेंगे और हम आपको सपोर्ट करेंगे। स्पीकर के घर पर, और स्पीकर भी इस खबर से खबर है, और कौमी असेंबली का स्पीकर जो मौजूद है, और चीफ मिनिस्टर जो अभी जो वजीर दिफा है, ये सारे मौजूद थे। ये इनके कहने पर ये सारा मामला हुआ था, और सब MPs को दिए गए थे। अच्छा, ये उबैदुल्ला मयार जो उस वक्त PTI में थे और बाद में निकाले गए, ये जाहिर है पैसे लेने से इनकार नहीं कर रहे हैं, ना इस वीडियो से इनकार कर रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने जगह के बारे में सवाल खड़ा किया है कि अगर तासुर ये है कि पीपल्स पार्टी ने वोटों की ख़रीदारी की, तो वो उससे बिल्कुल यकसर अलग बात कर रहे हैं कि एक्चुअली ये जो पैसे हैं या जो वीडियो ली गई है, ये पैसे स्पीकर हाउस में लिए गए हैं। ये जो सीन दिखाया गया, ये जो हॉल दिखाया गया है, और ये भी क्लेम कर रहे हैं कि उस वक्त जो सूबाई स्पीकर थे असद कैसर और जो चीफ मिनिस्टर थे खटक, वो भी वहाँ मौजूद थे, और वो उन्होंने 1-1 करोड़ रुपया दिया। तो आसान अल्फाज में मैं समझ, तो बेसिकली ये PTI वालों ने बना दी है कि मेरी पार्टी ने मेरा वोट खरीदा है, यही कह रहे हैं।
ये कह रहे हैं। अच्छा, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, जो आपका पहला पॉइंट था कि माना कि जो मोहम्मद अली बादशाह साहब का जो वीडियो है वो किसी और जगह में है, ये किसी और जगह में है, लेकिन इनसे कोई चीज प्रूव तो नहीं होती ना कि ये गलत है, बिकॉज वो जो पहला वीडियो है वो बैठा हुआ है। सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट ये है कि दो अलग है, लेकिन पैसे लिए गए हैं। हाँ, तो मतलब पैसे इसलिए कि उसके बेस पे पड़ी हुई है गड्डियां, मेज पे पड़ी हुई है, और ये बात कह रहा कि यार मुझे याद नहीं है अभी, और मतलब और ये खुद भी कह रहे हैं कि मैं कोई अरबपति करोड़पति नहीं हूं। बॉस मुझे बात बताएं यार, आप कहीं भी बैठे हो और आपके सामने मतलब करोड़ों की ठगियां हो, हाँ, आपको 50 साल वो चीज याद रहेगी यार, मुझे तो याद रहेगी। ये तो दो नहीं, इसे खुद कह रही है कि गरीब है, सबको पता है कि ये 2 साल पहले की बात हो रही है बॉस, सबको पता है कि ही इज ट्राइंग टू मेकिंग थिंग्स अप। लेकिन मसला ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो उबैदुल्लाह मयार ने बात की है कि सेनेट के इलेक्शन से पहले की ये वीडियो है, तो इसका कुछ इसलिए कि बड़ा सीरियस इल्ज़ाम है कि फोरेंसिक इसका वीडियो का करवा लें कि ये बेसिकली जगह कौन सी है, और पूरी वीडियो फोरेंसिक टीम देखे, इसलिए कि इसमें पैसे देते हुए तो दिखा रहे हैं लोग, हाथ दिखा रहे हैं कि जी वो गिन रहे हैं या किया है, और जो लोग आसपास मौजूद हैं उनका हमें पता नहीं चल रहा है। तो हो सकता है कि इन्होंने गलत ये दावा किया हो। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद इसी मौजू पर बात जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और बात हो रही है गुज़िश्ता सेनेट इलेक्शंस में जो ख़रीद व फ़रोख्त हुई और उनकी जो वीडियो सामने आई हैं आज ARY पर। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने उस बारे में ट्वीट भी किया, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान उस वक्त क्योंकि अपोजिशन में थे तो उनको ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि पहली बार किसी रहनुमा ने अपने ही पार्टी के 20 MPs को न सिर्फ पार्टी से निकाला बल्कि एक मिसाल भी कायम की कि अगर कोई गलत करेगा तो उसके साथ ये सलूक हो सकता है। आज भी उन्होंने जो ट्वीट्स की हैं, सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स, उन्होंने कहा है कि इन वीडियोज़ में शर्मनाक तरीक़े की अक्कासी होती है जिससे ये सियासतदान सेनेट में वोटों की खरीदो फ़रोख्त करते हैं। उन्होंने कहा कि यके बाद दीगरे मुसल्लत होने वाली हुक्मरान अशराफिया ने कौम को कर्ज़ों में डबोया, और ये वीडियो उनके हाथों कौमी अखलाकियात की मुकम्मल तबाही की अक्कासी हैं। बिल्कुल सही बात है, मगर आपको पता है कि जब एक ऐसा प्रैक्टिस तय हो जाती है तो जो उस वक्त फ़ायदा उठाता है वो नुकसान में भी रहता है। क्यों? बिल्कुल, देखिए ये कोई नई बात नहीं है। आई मीन अगेन, अच्छा पहले अगर 2 सेकंड इस पर बात करें कि वीडियो की जो टाइमिंग है, ठीक है, आई मीन ऑर्डिनेंस है, सुप्रीम कोर्ट है, तो बज़ाहिर तो ज़ाहिर है कि हुकूमत के फेवर में आती है। अब इससे आप ये अजम्पशन कर सकते हैं कि यार किसी हुकूमत के बंदे ने रिलीज़ किया है या हुकूमत के किसी चाहने वाले ने रिलीज़ की है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिसने बनाई है उसी ने रिलीज़ की हो। आपको पता है यार वीडियो आगे पीछे हो जाते हैं, किसी ने व्हाट्सएप कर दिया आगे, फॉरवर्ड एज रिसीव हो गया, वॉट एवर, ठीक है। जहाँ तक सीक्रेट बैलेट्स पे अगर हम आए तो 2018 में PTI के साथ हैंड होता है, लेकिन फिर अगले साल क्या होता है, जब अदम एतमाद की मोशन लाते हैं आप सादिक संजरानी के खिलाफ, वहां पर उल्टा होता है, राइट। अगेन मेन चीज किस चीज पे आ जाते हैं हम, सीक्रेट बैलेट्स। और 14 मेंबरान जो है उन्होंने फ्लोर क्रॉस किया, उस वक्त तमाम जो इस वक्त PDM की जमातें, उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि हम ना सिर्फ उनको बेनकाब करेंगे, उनके नाम भी रिलीज़ करेंगे ताकि नेम और शेम हो। आज तक इंतज़ार है। अच्छा, इन वीडियोस के बाद ये भी सवाल बनता है कि अब क्या इन पर मतलब 62-63 नहीं लगता, बिकॉज दीज आर करप्ट प्रैक्टिसेस इन द सेनेट इलेक्शंस, ठीक है। अब उस वक्त चाहिए, आप कह सकते हो कि 2 साल पहले आपके पास इतना ठोस सबूत नहीं था, यू हैड अजम्पशन थी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था, लेकिन इसके बाद शायद मेरा ख्याल है कि अब कुछ एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन अगेन अब हम आते हैं, जो ये सारा डिबेट चल रहा है कि सीक्रेट बैलेटिंग हो या ओपन बैलेटिंग हो, इस पर बात करने से पहले हमें मेरा ख्याल है कि ज़रूरी है कि हम ये समझे कि सेनेट का मकसद भी क्या है, क्योंकि जब भी ऐसी कोई बात होती है तो बहुत लोग कहने लग जाते हैं कि यार ये मतलब सिर्फ पैसा ज़ाया हो रहे हैं, ये तो नीलामियाँ चल रही हैं यहाँ पर, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो ऑन पेपर और इन प्रैक्टिस में मुझे पता है ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। ऑन पेपर सेनेट का मकसद क्या है, ठीक है, पाकिस्तान एक फेडरेशन है, अगर हम सिर्फ कौमी असेंबली होती तो पंजाब उसमें डोमिनेट करता है, सिंपली बाय वेट ऑफ नंबर्स एंड वेट ऑफ पॉपुलेशन। चुनाचे जो अपर हाउस जो है सेनेट में, वहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन है मुख्तलिफ सूबों की, ताकि कोई एक सूबे की
डोमिनेशन ना हो फेडरेशन पर। बहुत अच्छी बात है। अब हम आते हैं इसके बाद ऑन टू सीक्रेट बैलेट्स। सीक्रेट बैलेट का मकसद क्या है? आई थिंक एक ही इस पे आर्ग्यूमेंट दी जा सकती है कि आप अगर कोई चाहें तो आप अपनी पार्टी के खिलाफ या अपने ज़मीर की आवाज़ सुनते हुए आप वोट दे सकते हैं, राइट? ऑन पेपर ये आर्ग्यूमेंट भी होता था कि क्योंकि सेनेट में या इवन टू द लेवल ऑफ MPs जो कौमी असम्बली में इलेक्ट होते हैं उन्हीं के रिश्तेदारों को अकोमोडेट किया जाता है, या जिस पार्टी के लोग कौमी असम्बली का इलेक्शन हार जाते हैं उनको फिर अकोमोडेट करने के लिए सेनेट में लाया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ ऑन पेपर, इन प्रिंसिपल क्या मकसद है, और तो कोई मकसद नहीं समझ में आता ना। अच्छा, ऐसा नहीं है ये जो अभी जो पिछले 13 महीने से चल रही है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाएं, सेनेट रिफॉर्म्स लाएं, ये कोई आज की कहानी नहीं है। मिसाक जमहूरियत का जो क्लॉज है 33 उसके अंदर वाजे लिखा हुआ है कि टू प्रिवेंट करप्शन एंड फ्लोर क्रॉसिंग all votes for the Senate and indirect seats will be by open identifiable ballots। ठीक है, सेनेट में इस पे पहले भी बात हुई है। 2016 में एक सेनेट की कमिटी ऑफ द होल जिसमें शिबली फराज साहब भी थे, फरतुल्लाह बाबर भी थे, अब्दुल गफूर हैदरी, मतलब तमाम पार्टी के लोग थे। उन्होंने भी कुछ सिफारिशात पेश की थी और वो क्या थी कि जी इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगी, ठीक है, लेकिन MNA या MPA का नाम बैलेट पेपर पर लिखा जाएगा। इलेक्शंस फिर भी सीक्रेट होंगी, लेकिन एक तरमीम की जाएगी कि पार्टी लीडर अगर चाहे तो वो बैलेट देख सकता है। वोटिंग अगेंस्ट पार्टी लाइंस अगर आपने की तो डिफेक्शन है। तो इस पे तो पहले से ही कंसेंसस था कि यार वोटिंग अगेंस्ट पार्टी लाइन पर मतलब नहीं होनी चाहिए, तो वो ज़मीर की आवाज़ वाली चीज़ तो यहाँ पर रुक जाती है। अब अगर आप पूछें कि ऑपोजिशन का इस पर क्या मौक़िफ़ है, मतलब स्टेटेड पोजीशन आपकी क्या है, क्योंकि इसलिए तो इन चीज़ों पर तो देयर सीम टू बी सम सॉर्ट ऑफ कंसेंसस। तो एहसन इकबाल साहब ने एक बात की थी, वो सुन लेते हैं। इमरान नियाज़ी को ये खतरा है कि उसके प्यारे जिनको वो सेनेट में लाना चाहता है, उसकी अपनी जमात उन्हें वोट नहीं देना चाहती, उसकी अपनी जमात में बगावत है, जिसे कुचलने के लिए वो सेनेट में ओपन बैलेट कर रहा है। एक फ्रेंड ऑफ इमरान खान जो नाअहल होने लगा है, उसकी नाअहली कैसे बचाई जाए। एक फ्रेंड ऑफ इमरान खान जो बैरूनी शहरियत रखता है, उसे सेनेट में कैसे लेकर आया जाए। सारे और भी बहुत बातें हुई हैं, लेकिन ये एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। एक वक्फा लेते हैं, फिर बात। वेलकम बैक। अभी आपने एहसन इकबाल साहब को भी सुना वक्फे से पहले, और जो अपोजिशन का ये कहना है कि अभी क्योंकि आइन के अंदर ओपन बैलेटिंग का जो है कॉन्सेप्ट नहीं है, तो लिहाजा ये जो इंतखाबात हैं सेनेट के, ये उसी सीक्रेट बैलेटिंग के तौर पे होने चाहिए। हुकूमत क्यों जल्दी में है, वो इस वजह से कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपेरेंटली कुछ रिपोर्ट्स दी हैं कि MPAs PTI के वो कुछ उनमें गुस्सा है, और वो जो है, और वैसे भी MPAs की ईद होती है सेनेट इलेक्शंस। ज़ाहिर है अगर आपको 5-5 करोड़, और अब ज़ाहिर है 2-3 साल के बाद रेट ज़्यादा बढ़ गया होगा यार, ज़ाहिर है, तो वो तो सारे MPAs आंख लगा के बैठे हैं कि जनाब क्या हो। तो ये बात अपोजिशन की कि अपने प्यारों को लाना चाह रहे हैं, तो वो सारे ही अपने प्यारों को लेके आते हैं। जिन्होंने लेट पार्टी को ज्वाइन किया था, हफीज़ शेख साहब हो गए या जुल्फ़ी बुखारी हो गए, वो सेनेट में आ जाएंगे। मगर इस सारी सूरत हाल में जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स गई हैं वज़ीर आज़म के पास, वो कम से कम ये ज़रूर कह रही हैं कि आपके कुछ MPAs जो हैं वो क्रॉस कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है अगर आपने अपनी सीटों को बचाना है तो आपको ओपन बैलेटिंग लाना है। जी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट को अगर एक लम्हे के लिए भूल भी जाएं तो बज़ाहिर तो बहुत अच्छी तजवीज़ है ना करप्शन के खात्मे के लिए। जी, मैं सरेआम हाथ उठा के जो है कहूँ कि मैं ज़रार को इलेक्ट करना चाहता हूँ। और जैसा आपने जिक्र किया कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में खुद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने 2006 में कमिट किया। तो इस वक्त क्या हुआ कि क्या इनका दिमाग चल गया है कि इतनी अच्छी तजवीज़ को जो है वो कमज़ोर किस्म के दलाइल से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे शायद साइकी है, हमारे DNA का मसला है। मसला ये है कि आप तो हिस्ट्री पे बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। हमारे जैसे जो समाज होते हैं ना, उनमें स्टेट जो होती है या हुकूमत होती है, वो बिना मतलब के जनता पे मेहरबान नहीं होती।
जब तक उसका अपना स्ट्रेटेजिक मफाद ना हो, उस मफाद से अगर जनता को भी फायदा हो जाए तो फबेहा, लेकिन प्रायोरिटी अवामी मफाद नहीं होता। मसलन साइड इफेक्ट, मसलन अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बिछाई, किस लिए बिछाई? ताकि फौजी मूवमेंट आसान हो सके और जो यहाँ जो कॉटन वॉटन है उसको आराम से आप मैनचेस्टर तक पहुंचा सके। मुशर्रफ के ज़माने में थर में सड़कों का जाल बिछना शुरू हुआ, उससे पहले केकड़ा चलता था वहाँ, अरबाब रहीम के ज़माने में ही हुआ। 70 साल बाद क्यों हुआ? पहले भी तो हो सकता था। मसला ये है कि उस वक्त दिफाई नुक्ता नज़र से ये था कि जी ये हम सड़कें बिछाएंगे तो अगर कल कल जंग होती है तो टैंक उधर से आ सकते हैं। फिर अचानक से वो डॉक्ट्राइन चेंज हुआ, उन्होंने कहा जी नहीं सड़कें ज़रूरी हैं, हमारी मूवमेंट भी तो होगी ना। तो उसकी वजह से जनता का फायदा हो गया। वो जो पंजाबी में कहते हैं जी कुब्बे नू लत पई थे और कुब निकल गया, तो जनता को सिर्फ इस तरह से फायदा उठाए। अच्छा, अब अगर आ जाएं इसकी तरफ कि जी रिफॉर्म्स का पैकेज है, इंतखाबी रिफॉर्म्स का पैकेज है, वो यार मैं पिछले 10 साल से सुन रहा हूँ। हर हुकूमत कह रही है जी रिफॉर्म्स करनी है, रिफॉर्म्स करनी है। 3 हुकूमतें तो मेरे सामने आपके सामने गुजर गई। अब मसला ये है कि चंद दिन पहले सेनेट के इलेक्शन से चंद दिन पहले मईशत है, खारजा पॉलिसी है, महंगाई, उस पर तो आप फुर्तियाँ नहीं दिखा रहे, वो तो अपने हिसाब से चल रही हैं चीज़ें। इंतखाबी रिफॉर्म में से सिर्फ ये सेनेट के जो इलेक्शन पोलिंग है इसकी बोटी लेके आप क्यों भागना शुरू हो गए हैं और बाकी इस्लाहात का क्या होगा? अच्छा, जल्दी इतनी है कि आप एक तरफ कौमी असम्बली में आईनी तरमीम का बिल पेश कर चुके हैं, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस पेश कर चुके हैं कि साहब आप हमें इजाज़त दें, उस पे भी फिर आप सदारती ऑर्डिनेंस भी ला चुके हैं बगैर ये इंतज़ार किए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है। तो ये जो जल्दी है ये हमें लगता है कि ये दाल में कुछ काला है, हो सकता है ना हो, लेकिन हमारी जो शक्की तबीयत है डीएनए में उसकी वजह से ऐसा लग रहा है। अच्छा, अंधे को भी मालूम है कि आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए और अंधे को भी पता है कि पीटीआई के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है अनलेस वो अपोजिशन को साथ लेके चले। जिस तरह 18वीं तरमीम के मौके पे 1 साल से ज्यादा कंसल्टेशन होती रही मुख्तलिफ कमेटीज में, उसके बाद कंसेंसस डेवलप हुआ था, तब पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम मंजूर कराई थी, उसमें पीटीआई भी शामिल थी। तो ये बगैर कंसेंसस के सबको पता है। अच्छा, तो फिर मकसद क्या है कि ये जो इशू इस वक्त उठाया गया है, मैं अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए मैक्सिमम इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि हुकूमती वज़रा भी कहते हैं कि हमें पता है कि 2/3 मेजॉरिटी नहीं होने वाली, हम सिर्फ अपोजिशन का असल चेहरा अवाम के सामने पेश करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो और ये देखें ये करप्ट लोग जो हैं, ये डाकू, ये चाहते हैं कि साहब वही फरसूदा निज़ाम चलता रहे। यानी हुकूमत की नीयत भी इसलाह नहीं है, सामने वाले को जलील और रुस्वा करके पॉलिटिकल स्कोरिंग जो है वो करना है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की नाक जो है वो रिफॉर्म्स के शीशे से रगड़वा के सबको दिखाया जाए, ये है। अच्छा, अब मसला ये है कि एक चालाकी आप देखें, सुप्रीम कोर्ट को जो रेफरेंस भेजा गया है उसमें उन्होंने रामारी तो ओपन की है, लेकिन उसी सेनेट में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का भी इंतखाब होता है, उसके लिए भी फिर ओपन बैलेट की डिमांड होनी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस है उसमें कहीं जिक्र नहीं है, हालांकि वहां भी हॉर्स ट्रेडिंग होती है जब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होता है, उसमें वो खुफिया वोटिंग चाह रहे हैं। उससे पहले का जो इलेक्शन है सेनेट में और सूबाई असेंबली में, उसके लिए वो ओपन चाह रहे हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं उससे पता चलता है कि वो है। पश्तो की एक मिसाल मैं आपको बता देता हूँ आखिर में, वो ये कहते हैं कि जी नरमी से तुम मुझे जहन्नुम में भी ले जा सकते हो, लेकिन जबरदस्ती तुम मुझे जन्नत में नहीं ले जा सकते। तो जब पीटीएम और हुकूमत के ताल्लुकात की सतह आप सबको मालूम है, पूरी कौम को मालूम है,
اس میں یہ کام کیسے ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ صرف پولیٹیکل سکورنگ حاصل ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آرڈیننس میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کا پہلا آرڈیننس ہوگا جو اس ایزمپشن پہ جاری کر دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے یا الیکشن کمیشن فیصلہ کرے. الیکشن کمیشن آلریڈی لکھ کے دے چکے ہیں سپریم کورٹ کے اندر کہ جناب فی الحال جو ہے آئین کے تحت وہی طریقہ کار ہوگا جو آئین میں درج ہے. مگر انہوں نے کہا کہ نہیں, پھر بھی الیکشن کمیشن جب کہے گا یا سپریم کورٹ جب کہے گا تو پھر یہ آرڈیننس وہ ہو جائے گا. تو آرڈیننس کی بھی یہی کہانی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک. اور کل جو اسلام آباد میں وکلاء کی جانب سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کے چیمبر پر حملہ کیا گیا, اس کی FIR بھی کٹ گئی تھی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے 17 وکلاء کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے ہیں کہ وہ پیش ہوں اور اپنے جو ان کا انرولی کنڈکٹ تھا اس کے بارے میں وضاحت دیں. جو FIRs کٹی تھی کل 21 وکلاء کے خلاف کٹی, آج 10 وکلاء کے خلاف جو سیشن کورٹ ہے وہاں پر بھی ہلڑ بازی پر FIRs کٹی. لیکن مزے کی بات ہے کہ ابھی تک ایک بھی وکیل گرفتار نہیں ہوا ہے. اور پولیس سے بات کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں حکومت کی جانب سے ہدایات نہیں ہیں, اس طرح جیسے ویسے وہ پوچھتے ہیں ہر بات حکومت سے. تو وکلاء کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میجورٹی انڈر گراؤنڈ ہو چکے ہیں. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے آلریڈی کل جو ایک ایشو کی کنڈیمنیشن اس بات کی کہ وکلاء کے چیمبرز گرائے گئے, کہ اس بات کی نہیں کہ اسلام آباد چیف جسٹس کے جو چیمبر ہے اس کو وہاں جا کر ہلڑ بازی کی گئی, توڑ پھوڑ کی گئی. اور اس ساری صورتحال پر آج پاکستان بار کونسل کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے جو کم و بیش یہی ہے, تاہم انہوں نے اس واقعے کی کنڈیمنیشن کی ہے. مگر اب اسلام آباد بار کونسل بھی وہی بات کر رہے ہیں. اور بڑی مزیدار بات ہے کہ اگین وہ چیمبرز کی بات, اور کیا کہ اس کے بعد جو ہوا ہے اس سے لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوئی ہے. یہ کبھی نہیں بات کی کہ کس نے لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کی ہے. مجھے یاد آتی ہے وہ نیو یارک ٹائمز کی ایک ہیڈ لائن جب وہ غازہ کے 2 فلسطینی بچوں بیچ پر کھیل رہے تھے اور ایک اسرائیلی آرٹلری بامب ان کے اوپر گرا تھا, اور ہیڈ لائن بنی تھی غازہ چلڈرن گو ٹو دا بیچ اینڈ فائنڈ ڈیتھ ویٹنگ فار دیم. نہیں یار, مطلب ان پہ بوم گرایا تھا, باس ڈیتھ وہاں پہ کھڑی نہیں تھی, کہہ رہی تھی ہیلو. اچھا, کوئی وکیل اس بات کا جواب نہیں دے رہا کہ چیمبرز جو ہیں ضلع کچہری میں گرائے گئے تو وکلاء کیوں چڑھ دوڑے وہاں سے کوئی 10 کلومیٹر دور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس کے اوپر. بہت ہی پہنچے ہوئے سوال ہیں سر. ہاں, تو مطلب نام بھی نہیں لیا جا رہا کہ کس نے کیا کیا ہے, یہ تو بہت ہی دور کی بات ہوگی. پھر ایک جو ان کا ہے کہ ہمیں نوٹس نہیں دیے گئے, یہ ایسا ہی ہے کہ میں سڑک پہ کل جو ہے نا بلاک کر کے بیٹھ جاؤں مین شاہراہ پر اور اس کے وہاں جھوپڑی لگا لوں اور کہوں کہ جناب میں تو ادھر بیٹھا ہوں نا, اور جب تک مجھے نوٹس نہیں آئے گا تو کوئی اب وہ جائے انتظامیہ جا کر کے پہلے نوٹس لے. 4 ججز کے اعلیٰ عدالتوں کے ججز کے یہ فیصلے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے چیمبرز, آپ ان کو ہٹائیں, پارک پر قبضہ ہے وہ ہٹائیں. لیکن وکلاء کی اس طرح, اور کسی بھی سینئر لائر سے بات کریں تو وہ ظاہر ہے یوں منہ چھپا کر کے ہی سائٹ پر گزر رہے ہیں. ان کو بھی تو آخر کار ان کا فیصلہ دینا ہے نا. اچھا, ایک جو چلیں تھوڑی سی ایک خوشی کی بات وہ یہ ہے کہ ایمان مزاری جو ہیں شرین مزاری کی بیٹی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ, اور ان کے ساتھ تقریباً 70 اور ایڈوکیٹس, زیادہ تر ینگ ایڈوکیٹس ہیں, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے جس میں کانڈیمنیشن بھی ہے اور کہا ہے کہ جی مطلب یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لینے کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی پر جب حملہ ہوا تھا تو اگین سم ینگ لائرز ڈیڈ کم اپ اور کچھ مظاہرے بھی کیے تھے, ہمیں بات بھی کی تھی اس شو پہ, اور انہوں نے بھی کنڈیم کیا تھا. اب اس کنڈیمنیشن سے کچھ ہوتا یا نہیں ہوتا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ وکلاء جو ابھی اپنے کریئر سٹارٹ کر رہے ہیں, ان میں سے بہت ایسے ہیں جو اپنے کریئر سٹارٹ کر رہے ہیں, وہ ایک اتنی پاورفل پولیٹیکل بار کے سامنے آ کے کھڑے ہو رہے ہیں. سو دیٹس سم تھنگ, مطلب اس کو بالکل ڈسریگارڈ نہیں کیا جا سکتا. اٹ وڈ ہیو بین سم تھنگ کہ اگر ایک بھی سینئر وکیل وہ اس پر آواز اٹھاتا اور کم از کم کہتا. لیکن ظاہر ہے اگلا الیکشن بھی لڑنا ہے اور اسی بار میں آپ کو جانا ہے جہاں پھر وہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ وکیل ججوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, تو آپ سوچ لیں کہ پھر وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. تو بہت شرم کی بات ہے کہ یہ اس واقعے کے باوجود جو ہیں وکلاء تنظیمیں بضد ہیں کہ نہیں, نہ صرف
चैम्बर गैर कानूनी रिकन्स्ट्रक्ट किए जाएं, बल्कि 5-5 लाख रुपए भी दिए जाएं उनको। और शुक्र है उन्होंने ये नहीं डाल दिया कि जज साहिबान जाके माफ़ी मांगे उनसे कि यार माफ़ कर दें अगर हमने ऐसा कोई नोटिस कर दिया था। हाँ, वो शायद अनऑफिशियल डिमांड में वो अगली दफ़ा देख लीजिए। चल अगली दफ़ा देखते हैं, फ़िलहाल इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।